ओके, आईडी फोर्सेस को जरा सा हम फिर देख के, फैक्टर्स अफेक्टिंग आईडी फोर्सेस। मेनी अ टाइम आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करने को आएगा कि विच टाइप ऑफ वेंडरवॉल फोर्स इट इज। तो आप ढूंढेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल है, क्या ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनता है, और पोलर मॉलिक्यूल है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हैं जो परमानेंट हैं। तो ऑफ कोर्स अपोजिट एंड्स अट्रैक्ट करेंगे, हम पढ़ेंगे पीडी फोर्सेस। या उसमें पोलर हैं लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है बिकॉज एक पोल हाइड्रोजन। और फिर नेक्स्ट पार्ट होगा कि ये आईडी फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है, या कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दिए होंगे और आपसे कहेगा कि इनमें बताएं किस में आईडी ज्यादा है और क्यों। तो कल के इनिशियल लेसन के बाद आज का लेसन आपको ज्यादा इजी लगेगा कि हम कोई भी अगर सिंपल मॉलिक्यूल लें तो उसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल क्यों होती है। इसलिए कि कोई भी अगर सिंपल मॉलिक्यूल है लाइक Cl तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन द टू, दोनों के बीच इक्वल शेयरिंग है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा स्वे कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज बन जाए और दूसरी तरफ पॉजिटिव हो, तो मीन ये नॉन पोलर है। तो फिर ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को किस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है, ये बात तो जरूर है कि अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए कि जब आप इसका टेम्परेचर लो करते हैं, नो डाउट ये गैस है, लेकिन आप टेम्परेचर लो करते हैं, यू कीप इट डाउन, ब्रिंग इट डाउन, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा कि गैस विल चेंज टू लिक्विड। एनीवे यू कैन सॉलिडिफाई इट। हम पेट्रोलियम गैसेस को लिक्विड करके बेचते हैं, दुनिया भेजते हैं, उससे उनकी ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाती है और ज्यादा अमाउंट जो है वो जाती है। तो इट मीन दिस इज अ फैक्ट कि इनके अंदर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फिर कल मैंने कहा था कि मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन तक तो गैस है, लेकिन पेंटेन पे लिक्विड है। आगे चलते जाएं तो थिक लिक्विड डीजल बन जाता है, आगे चलते जाएं तो और थिकनेस आ जाती है, मोबिल ऑयल आ जाता है। आगे चलते जाएं कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं और हाइड्रोजन एमआर बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते हैं, तो सॉलिडिफाई होने लगता है, वैक्सीज बन जाती हैं, पॉलिशेस करते हैं हम कार्स की। आगे चलते जाएं तो कार्बन नंबर जब ज्यादा एक्सीड कर जाता है तो फिर वो थिक ब्लैक हार्डन सब्सटेंस बन जाता है जिसे आप बिट्यूमेन कहते हैं। हालांकि सबका मोलिकुलर स्ट्रक्चर ये सजेस्ट करता है कि सारे नॉन पोलर हैं। तो इट मीन आईडी फोर्स ही थी, लेकिन कोई तो थी रीजन कि मीथेन इज अ गैस, ईथेन एंड प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर द गैसेस, बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन, एंड it changes to liquid, it means viscosity increases down। पेट्रोल C5 पे पेट्रोल है, एंड C10 से आगे 11 पे आपको कैरोसिन ऑयल थोड़ा थिक होने लगता है, और C15 से आगे डीजल थोड़ा सा आपको स्लाइमी सा फील होता है, स्लशी सा, एंड C20 से आगे तो मुबल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल बन जाता है। इट मीन देर आर सम रीजन जिस पे के आईडी फोर्सेस डिपेंड करती है। ओके, और फिर हाई ऑक्टेन पेट्रोल का भी हम कॉन्सेप्ट देंगे कि कैसे पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम करके उसकी कंबस्टिबिलिटी और फ्लेमेबिलिटी बढ़ाई जाती है। असल में आईडी फोर्स को कम किया जाता है ताकि उसका एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान गैप इंक्रीज हो, वो जल्दी से गैस बने और जल्दी से आग पकड़े। तो लेट्स सी कि कैसे करते हैं। पहले तो मैं फिर से रिकैप करूंगा कि आपसे कोई कहे कि किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लाइक C4H10 है, टाइप ऑफ फोर्स कौन सी होगी। तो सिंस इट इज नॉन पोलर, बेशक वो CF4 ही क्यों ना हो, सिंस इट इज नॉन पोलर, there are no permanent charges, there are no permanent dipoles, it means there is some force that is there but we need to show it। कैसे हम शो करते हैं कि किसी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आप एक सफेयर शो करेंगे, एंड एट एनी इंस्टेंट, किसी एक खास लम्हे पे, इंस्टेंट पे, इसके अंदर दो पोल्स बन जाएंगे। इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विल स्वे टू वन साइड and other side of course will become positive। ओके, तो दो पोल्स बन गए भाई, नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल। इस पे तो इंस्टेंट डाइपोल आई, लेकिन इसने अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज ने नेगेटिव को रिपेल किया, तो एज ए रिजल्ट रिपल्शन की वजह से उसमें
जो डाइपोल आई आप उसे इंड्यूस डाइपोल कहते हैं, इंड्यूस डाइपोल। और उस पर्टिकुलर टाइम पे ये मॉलिक्यूल चार्ज हो गया, अपोजिट चार्ज हो गया, और जब अपोजिट चार्ज हो गया तो अपोजिट एंड डेफिनेटली अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे कि परमानेंट डाइपोल में खिंच पड़ती है। एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। ओके, टेम्परेरीली इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब हम यहीं से अंदाजा लगाएं तो मॉलिक्यूल अगर ज्यादा बड़ा होगा, उसमें एटम ज्यादा होंगे, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, प्रोटॉन्स भी ज्यादा होंगे, इसीलिए उसमें एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्शन भी ज्यादा होगी और एक्सटेंट ऑफ इंड्यूशन इंडक्शन भी ज्यादा होगी और अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा होगी। तो हम ये कहेंगे आईडी फोर्सेस डिपेंड्स ऑन नंबर वन। आईडी फोर्सेस डिपेंड्स ऑन नंबर वन, किस पे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। Number of protons and electrons present in molecule. Number two, मीन इसे आप एम आर भी कह लें, जिसमें प्रोटॉन एटम ज्यादा होंगे उतना एम आर ज्यादा होगा। एंड नंबर टू, कॉन्टेक्ट, ये बात हमने अभी तक जरा डिस्कस नहीं की, कॉन्टेक्ट पॉइंट्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल मीन कि अगर आप देखें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, नीचे रेडॉन है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज या इवन विस्कोसिटीज ऐसे नीचे आते हो ज्यादा होंगी। अगर आप इसे लिक्विड करके वेपराइज करें, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन देते, तो यू विल फाइंड आउट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी ऐसे ही ज्यादा होगी, जीनोन की ज्यादा होगी लिक्विफाई करके दोबारा बॉइल करें। रीजन कि हीलियम हैज एटॉमिक नंबर 2, बट जीनोन आई थिंक हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 54। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन extent of in extent of instantaneous dipole is more, because more electron, more protons sway to the sides. Result is that extent of induced dipole will be more. अब यही words use करेंगे आप लोग। So the bigger charge bodies they become, an attractive force between them gets stronger. जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा डिस्पर्शन होगी, उतना ही, इसलिए लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। इसीलिए किसी एक साइड पे जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्वे ज्यादा कर जाएगा तो उसमें इंस्टेंट डाइपोल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और फिर वो इंड्यूस जब करेगी नेबर को तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा होंगे, एम आर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मैस अगर ज्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज, विस्कोसिटीज, क्लोजनेस, extent of attractive force to each other ज्यादा होगी, even if it is a non-polar molecule. नेक्स्ट है, किसी भी जगह पे यही बात आप बताएं, कहीं पे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके ये बातें दोबारा आएंगी, आपसे पूछेगा ये P4 है, ये S8 है, S8 का मेल्टिंग पॉइंट, सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस? तो आप कहेंगे फॉस्फोरस इज एन ऑक्टा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, बट सल्फर इज एन ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है सल्फर में, इट मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसकी एक्सटेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल ज्यादा है, इंड्यूस्ड डाइपोल ज्यादा है, एज ए रिजल्ट अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में। इसका मेल्टिंग पॉइंट सल्फर का कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस, हालांकि दोनों सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह की सारी डिस्कशन हमें इनऑर्गेनिक में, ये पूरे चैप्टर्स पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें हेल्प करेंगे। देन नेक्स्ट इज कॉन्टेक्ट पॉइंट्स क्या होता है। ये बात आपको शायद ना आई है। देखिए हमारे पास पेट्रोल जो होता है वो C5 से शुरू होता है,
ओ लेवल्स में आपने पढ़ा कि पेंटेन जो होती है उसका नॉर्मल आइसोमर ये होता है जिसको आप एन पेंटेन कहते थे, जिसमें कार्बन एटम जो है वो एक चेन में थे। कार्बन एटम तो है दूसरे में भी चेन में है, लेकिन कार्बन एटम का जो चेन है दैट इज स्ट्रेट चेन, मीन दे आर इन वन लाइन। हमें पेन उठाना नहीं पड़ता, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अच्छा, जब एन पेंटेन का मॉलिक्यूल है तो दूसरी एन पेंटेन, इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी तो ऐसा ही होगा। इट मीन अगर हर एक के ऊपर हम देखें कि इंस्टेंटेनियस डायपोल आती है और वो अपने नेबर को इंड्यूस करना चाहे, तो उसके इंडक्शन पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, कॉन्टेक्ट पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट 36 डिग्री सेल्सियस। जब ये पेट्रोल हम गाड़ी में डालते थे आज से कुछ साल पहले, तो इसकी फ्लेमेबिलिटी पुअर थी, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट कम था, वेपराइज नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन फिर हर एक को पूरी तरह नहीं जला पाती थी, स्मोक क्रिएट होता था, सूट क्रिएट होता था, और कंबशन प्रॉपर नहीं होती थी, काफी वेस्ट होता था, सूट स्मोक भी ज्यादा बाहर निकलता था, और एनर्जी एफिशिएंट भी नहीं था। हम उसमें एक आर्टिफिशियल कंपाउंड डालते थे इस चीज को हेल्प करने के लिए, वो लेड का कंपाउंड था, टेट्राइथल लेड। उसकी वजह से एफिशिएंसी कुछ बेहतर होती थी, लेकिन लेड के कंपाउंड स्प्रेड हो जाते थे इन्वायरमेंट, और लेड से ब्रेन डैमेज और बेशुमार और बीमारियां होती थी। लेड पॉइजनिंग है, पेट्रोल में लिखा होता है पाकिस्तान अनलेडेड पेट्रोल। लेकिन क्यों अनलेडेड बना? बिकॉज केमिस्ट ने सोचा भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम कम कर लें तो फ्लेमेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, पार्टिकल दूर दूर होंगे, एकदम गैस पकड़ेंगे, एयर पकड़ेंगे, ऑक्सीजन पकड़ेंगे, कंबस्टिबिलिटी ज्यादा होगी, वेपराइज जल्दी होगा। तो उसके लिए बजाय इसके कि हम लेड कंपाउंड डालें, हम इसकी वेंडरवाल फोर्स जो है वो ही कम कर देते हैं, आईडी फोर्स। तो पेट्रोल का जो उनने आइसोमर बनाया, सबसे अच्छा आइसोमर वो ये था। अब जानते हैं ये सिर्फ मैं पेंटेन की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल पेंटेन से लेकर डेकेन तक होता है। जब उन्होंने ये आइसोमर बनाया तो इसको आप लोगों ने कहा था टू टू डाइमिथाइल टू टू, ऑर्गेनिक में सीखेंगे दोबारा, आप लोगों को ओ लेवल से आता भी होगा, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन। हालांकि ओ लेवल में नेमिंग इतनी ज्यादा है। ये जो टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन है, ओके, हम इसका स्केलेटल फॉर्मूला बनाया करेंगे, वो इस तरह बनता होता है, स्केलेटन से शो करें। यहाँ आपने अभी स्केलेटल नहीं सीखा, मैं इसी तरह बना रहा हूँ। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स उतने ही रहे, हाइड्रोजन कार्बन भी उतने ही रहे, लेकिन जब आप यहाँ पे वेंडरवॉल फोर्सेस की स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो उसकी निस्बत कई गुना कम हो जाएगी। उसका रीजन क्या है कि सब में आईडी इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स तो आएगी, लेकिन जब वो अपने पार्टनर को इंड्यूस करना चाहेगा तो ये अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट सिर्फ इस जगह से है, ये जगह दूर हो गई, गैप ज्यादा, मॉलिक्यूल कंपैक्ट हो गया, अपने पार्टनर से दूर हो गया। C5H12 ही है ये, वो भी C5H12, बट दिस आइसोमर इज टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन, द बेस्ट हाई ऑक्टेन में यूज होता है, हाई ऑक्टेन पेट्रोल कहते हैं उसे, बिकॉज इसका बॉइलिंग पॉइंट जस्ट इमेजिन जस्ट 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आप अंदाजा लगाएं कि नोइंग अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड इट्स टाइप, आपने उसको डिक्रीज कर लिया इंटरमोलिकुलर फोर्स को, मॉलिक्यूल को इस तरह ब्रेक करके। नो डाउट ये पेट्रोल थोड़ा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, बट एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज बन गई, बिकॉज लो बॉइलिंग, high vaporization, more fire catchy, mean flammable. As a result, high combustibility, less soot and smoke, and better petrol. ज्यादा इंजन को क्लीन करता है बिकॉज एनर्जी ज्यादा देता है, तो रेजिडुअल मैस कम छोड़ता है। जस्ट नोइंग अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्स के लिए इन्वायरमेंट पे कितना अच्छा असर होगा, ओके। तो इट मीन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का आइडिया। यहीं से मैं आपको एक और चीज जो आपके नॉलेज में बताता हूँ। आपने ओ लेवल में सीखी ये बात कि इथीन होती है, ये इथीन, भाई इथीन तो गैस है, लेकिन पॉलीथीन तो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक बन जाता है। हम इसे डब्स टब्स बनाते हैं, बकेट्स बनाते हैं, पाइप्स बनाते हैं, पॉलीथीन प्लास्टिक्स। नो डाउट इतनी हाई क्वालिटी के नहीं होते, लेकिन फिर भी इकोनॉमिकल वायबल ऑप्शन है, हम इसे बेकेलाइट प्लास्टिक बना लेते हैं। चलो जी, शॉपर बैग्स बनाते हैं, लेकिन सॉलिड कैसे हो गया इतना स्ट्रॉन्ग कि आपने पाइप्स बनाए? इसलिए कि आपने इसको जब पॉलीमराइज किया था, ऑर्गेनिक में ये चीज काम आएगी, और वहां सारा हर जगह इंटरमोलिकुलर फोर्स पूछेगा। जब आपने पॉलीमराइज किया था एक मशीन में डाल के, पॉलीमर कन्वर्टर में,
तो जब मॉलिक्यूल बाहर आया था तो वो एक नेवर एंडिंग मॉलिक्यूल बन गया था, जिसका आप एमआर नहीं निकाल सकते, आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते थे, आप उसका एम्पेरिकल निकाल सकते, नेवर एंडिंग, आपने ऐसे कंटिन्यूटी शो की। तो इट मीन एक मॉलिक्यूल इतना लंबा हो गया, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसका इतने ज्यादा टच पॉइंट्स आ गए, कांटेक्ट पॉइंट्स आ गए, कि इंड्यूस डायपोल जब, कौन सी डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल जब आती है तो इंड्यूस डायपोल बहुत ज्यादा होती है, तो मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, चेन्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, लंबे चेन्स हो जाते हैं, कि जो इंस्टेंट और इंस्टेंटेनियस डायपोल और फिर इंड्यूस डायपोल की स्ट्रेंथ है वो मेनी टाइम्स हो जाती है। पॉलीमराइजेशन का कॉन्सेप्ट ही इस बात पे बेस कर रहा है कि आप इवन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ क्रिएट कर सकते हैं। बाद में है हमने सीएल इंट्रोड्यूस कराया, कुछ पोलर पार्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए, तो इंड्यूस डायपोल डायपोल तो सब में होती है, हमने साथ डायपोल डायपोल भी करवा ली, और एज ए रिजल्ट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई, पीवीसी इज अ बेटर काइंड ऑफ द प्लास्टिक। और फिर जितने नेचुरल हमारे पॉलीमर्स है, इवन प्रोटीन्स हैं, उनके भी चेन्स के कुछ पार्ट्स के दरमियान आईडी फोर्स भी होती है। ओके, सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का बड़ा रोल है डीएनए में भी, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्स में, प्रोटीन्स में, और ऑलमोस्ट हर टाइप की वहां पे होती है। नो डाउट स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से डीएनए ट्विस्टेड लेटर बन जाता है और डायपोल डायपोल होगी, बट दीज काइंड ऑफ द फोर्सेस हैव देयर अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। तो दैट इज अबाउट व्हाट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ व्हाट टाइप, इंस्टेंटेनियस डायपोल टाइप। अब जब हम पोलर मॉलिक्यूल में जाने जा रहे हैं तो आपके लिए आसानी होगी, बिकॉज पोलर मॉलिक्यूल में डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट है कि बाय नेचर दे आर ऑलवेज पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट डायपोल, पोलर मॉलिक्यूल्स हैव some parts permanently dipole, परमानेंटली उनके अंदर डायपोल है। ऐसा नहीं है कि हमने हाइपोथेटिकली क्रिएट किया कि ऐसे हुआ, दे हैव अ परमानेंट, हाइपोथेटिकली तो नहीं है, डेफिनेटली दिस इज द फैक्टर, बट कोई हमें रीजन ढूंढना पड़ा। बट पोलर मॉलिक्यूल्स है परमानेंट डायपोल, जैसे बड़ी कॉमन एग्जांपल है, आपने ये वाली टाइप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ी, हम इसको प्रोपानोन कहते हैं, कीटोन होता है ये, सीओ जिसमें आएगा और दोनों तरफ कार्बन होंगे वो कीटोन्स हुआ करें। लेकिन आप इसके कुछ पार्ट्स चेक करें तो ये वाले तो नॉन पोलर पार्ट्स हैं और इनमें आईडी आईडी फोर्स होगी, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन स्लाइट नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन इज वे टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड कार्बन को स्लाइट पॉजिटिव कर, ऑक्सीजन ने इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ स्वे कर लिया, खींच लिया, मोस्ट ऑफ द टाइम इधर रहेगा, कार्बन का न्यूक्लियाई कंपीट नहीं कर पा रहा, तो है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, इट मीन देयर इज अ परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट। तो जब ये परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट है तो व्हाई नॉट द अदर पार्ट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल हैव द सेम सिचुएशन। जो दूसरा इसका मॉलिक्यूल है वो भी तो ऐसा ही है, उनमें क्या फर्क है। तो इन पार्ट्स के बीच तो इंड्यूस डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी, बट इसमें जो इन्फ्लुएंशियल मोस्ट स्ट्रॉन्गर फोर्स है, अक्सर पूछेगा मोस्ट स्ट्रॉन्गर फोर्स बताएं कौन सी है इसमें ज्यादा इफेक्टिव, तो आप कहेंगे परमानेंट डाइपोल डाइपोल फोर्स, पीडी फोर्स, किन के बीच, स्लाइट पॉजिटिव कार्बन एंड स्लाइट नेगेटिव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आर आल्सो लोडेड विद लॉन पेयर्स, दे आल्सो कंट्रीब्यूट अ लॉट बिकॉज दैट्स एंड ऑफ द डे अ नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच जो खिंच है उसको कहते हैं परमानेंट डाइपोल डाइपोल फोर्स, पीडी फोर्स, डीपीडीबी फोर्स भी कह देते हैं, परमानेंट डाइपोल, पीडी फोर्स। इतनी इफेक्टिव है कि प्रोपानोन का बॉइलिंग पॉइंट 58 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इसे कंपेयर करें इतनी बड़ी पेंटेन के साथ, मैंने बनाया अभी थोड़ी देर पहले ऊपर, तो हालांकि इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन क्योंकि इंड्यूस डाइपोल डाइपोल फोर्स है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था 36 है। तो आपसे कंपैरिजन करने को आए तो पहले आप उसको एक्सरे करके मॉलिक्यूल बताएंगे, और आप बताएंगे कि बिकॉज इट हैज द इंटरमोलिकुलर फोर्स टाइप पीडी परमानेंट डाइपोल, क्यों कि परमानेंट डाइपोल यहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, direction of the dipole is from positive carbon to slight negative oxygen, the vector drawn,
देयर इज नो कैंसिलेशन पॉइंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट, इसीलिए यहाँ पे परमानेंट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होगी। मैंने कहा था ना कि जहाँ पे डाइपोल्स कैंसिल हो जाएं वहां कुछ नहीं, कार्बन स्लाइड पॉजिटिव, दोनों ऑक्सीजन ने इसका अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड खींचा हुआ है, बट सिंस both the vectors are exactly in opposite direction of dipole is from positive end to negative end. Dipole is a vector quantity, positive end to negative end, two vector cancel, no resultant, overall this molecule is uncharged. So इसमें weakest kind of the intermolecular force है जिसको आप कहते हैं IDID force, साइज भी इसका छोटा है, MR भी छोटा है, just 44. So as a result carbon dioxide is a gas and you want to cool it down -78 डिग्री तक करना पड़ता है। तो जहां पे भी आपको परमानेंट पोलैरिटी नजर आएगी किसी जगह पे भी, look at this, ये परमानेंट पोलैरिटी, ये भी उसी तरह का मॉलिक्यूल है, बस ये कीटोन है, सॉरी ये एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं, क्योंकि कार्बन के एक तरफ, ये कार्बन सेंटर कार्बन के एक तरफ कार्बन है, दूसरा भी कार्बन होता तो कीटोन होता, नहीं है तो एल्डिहाइड। तो आप हर जगह आइडेंटिफाई कर लिया करें यार ये परमानेंट डाइपोल का केस। सो इट मीन पीडी फोर्सेस वहां होंगी, अपने अपनी बुक से भी गो थ्रू करना है, कोई क्वेश्चन है जहां पे आपको कोई भी मॉलिक्यूल नजर आए जहां परमानेंट डाइपोल कैरेक्टर है, कैंसिलेशन नहीं हो रही, जैसे मैंने कल बताया था, समटाइम अगर डायगोनली स्ट्रेट लगे हों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स तो फिर भी कैंसिलेशन हो जाती है, बिकॉज दोनों वेक्टर इस तरह से अपोजिट खींचते हैं। तो परमानेंट डाइपोल फोर्स यहाँ नहीं होगी, यहाँ डाइपोल इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल। अब एक और टाइप ऑफ फोर्स जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कहीं लाइफ डिपेंड करती है इस पे, और कई तरह से, मीन पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो पानी गैस बन जाए, सारा उड़ जाए, सारी प्रॉपर्टीज। अगर मैं ये गिनना शुरू कर दूं, आई थिंक 1-2 आवर्स का लेक्चर सिर्फ इस बात पे वाटर की प्रॉपर्टीज पे होता है, और हो सकता है और फिर आप बहुत बोर हो जाए। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, दैट इज द रीजन कि वाटर हैज ऑल दिस यूनिक प्रॉपर्टीज। सबसे बड़ी ये देखें, हम सारा दिन हर चीज, आपको मैं कहूँ कि यार ये पेट्रोल है, पेट्रोल का नॉब अगर टाइट सही ना करें कार में तो स्मेल आने लगती है व्हील पे बैठे होते, ढक्कन खुला रह जाए तो सारा उड़ जाएगा। बेशुमार मॉलिक्यूल्स वोलेटाइल है, उड़ते फिरते, बट पानी आप छोड़ के चले जाएं, कल आएंगे उधर ही होगा। देर इज सम काइंड, अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ने हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर किया हुआ, बेस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन अल्लाह इज डन। इसके अंदर एक सुपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल को उतना निट रखती है जितना हमारे लिए फायदेमंद। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्या क्यों कहते हैं हम इसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ परमानेंट डाइपोल डाइपोल टाइप फोर्स, बट हम इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज वन ऑफ द पोलर एंड इज हाइड्रोजन, these are two H positive hydrogens and slight negative oxygen। अब अगर आप दूसरा ऑक्सीजन देखें, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल देखें तो परफेक्टली ऐसा ही, देयर इज नो कैंसिलेशन, मैंने आपको बताया था, net dipoles because direction of the dipole is always from positive end to negative end, so there is a resultant going on, polar है पानी। अब पानी के अंदर दो लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के ऊपर, मीन देयर इज अ प्लेंटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो बिटवीन स्लाइट पॉजिटिव हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है दुनिया में दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट मीन ये स्लाइट पॉजिटिव भी इन स्लाइट पॉजिटिव में अच्छा खासा है। तो बिटवीन स्लाइट पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन देयर एग्जिस्ट अ मिस्टीरियस एंड अ माइटी एंड अमेजिंग फोर्स which is called hydrogen bonding. Because of this two-way V-shaped structure of water, there is two-way hydrogen bonding knitted together. अब होता क्या है कि आप एनर्जी सप्लाई करते हैं, पहली बात एक ज़हन में ले आए कि मैं अगर एक ड्रॉप यहाँ पानी का छोड़ूं तो उसके अंदर मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये एटम्स इतने छोटे होते हैं, तो अगर ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक ड्रॉप में है तो आप अंदाजा करें कि उनमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे।
जब आप हीट देते हैं तो हीट इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में खप जाती है, इतनी कंज्यूम हो जाती है कि वाटर 4.171318 लिखा होता है किलो जाउल्स पर मोल, मीन 18 ग्राम ऑफ वाटर टू चेंज 1 डिग्री C इन टेम्परेचर। 1 डिग्री C से राइज करने के लिए 4000 जाउल्स एनर्जी, किलो जाउल्स एनर्जी, 4000 जाउल्स, 4.17 किलो जाउल्स कहा जाता है। वाटर इज अ हीट हीटर, इट्स अ जाइंट थर्मोस्टेट, इट्स अ कूलेंट। हम जितनी गर्मी मर रहे हो, पानी हमें बचाता है हर तरह से, बाहर से, किसी चीज से, जहां से भी, हमारी बॉडी का कूलेंट है। And plenty of water mean you are hydrated. Plenty of water mean you have all the solutions working fine. You will not get tired. कहते हैं ना, water keeps you alert. Hydration keeps you alert. Basically पानी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो आपकी हीट खाते रहेंगे, इतना। और हर चीज जानों तरफ से। अब एक्सेस ऑफ द हीट जब आप सप्लाई करते हैं, देते हैं पानी, ये हीट लेके वेपराइज होता रहता है और आपकी बॉडी को कूल करता है। और एक सर्टेन अंदाजे से ये पानी ऊपर जाता है, वो मॉलिक्यूल्स, और ऊपर जाते हैं, ठंडे होते हैं जाके ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में, फिर से पास आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से बन जाते हैं। लेकिन पानी के कोवलेंट बॉन्ड को मैं हमेशा बताता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटता। वाटर मॉलिक्यूल्स में हैव ट्रेवल्ड मिलियंस ऑफ टाइम अप एंड डाउन, बट नथिंग हैज हैपेंड टू इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। पानी गैस बन जाए पानी है, लिक्विड बन जाए पानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स की नॉर्मल। पानी बर्फ बन जाए, इतना जम जाए, मिलियंस ऑफ ईयर से जमी हुई है, फिर मेल्ट होके नीचे आ रहा है, पानी है। जब आप कहते हैं कि आइस बन जाती है, कितना बड़ा फैक्टर है, आप देखें, जब आइस बन जाती है तो आइस स्टार्ट फ्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और पहली बात ये सुन लें, जब आइस बन जाती है इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। क्यों डेंसिटी कम होती है? कि जब आप टेम्परेचर लो करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से और नीचे जाने लगता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे जाके मैक्सिमम डेंसिटी होती है इसकी 1 ग्राम। 4 से जब नीचे आता है 0 पे, तो बजाय इसके कि बाकी सारे लिक्विड्स को आप फ्रीज करेंगे, वो कंडेंस होंगे, इसको आप फ्रीज कर रहे हैं, ये एक्सपेंड कर रहे हैं। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड इतने एक्सटेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि मूवमेंट रुक जाती है, कम हो जाती है, तो इतने एक्सटेंसिव हो जाते हैं ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड कि जैसे इधर से दो खींचते हैं, इधर से इस वाटर मॉलिक्यूल खींचते हैं, तो बीच में गैप आ जाता है, ये गैप आ जाता है। तो आइस की जो डेंसिटी है वो 0.92 होती है, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम। तो इसका मतलब है ये इतना फैक्टर अल्लाह ताला ने रखा कि पानी जो है वो आइस के ऊपर, आइस जो है वो पानी पे फ्लोट करती है, बेशक वो आइस बर्गी हो। अच्छा, जब फ्लोट करती है तो किसी भी पूल में, पौंड में, लेक में, ओशन में, लोग, आप आर्कटिक की वीडियोस निकाल के देख लें, कश्मीर में कई जगहों पे तो हम देखते हैं कि हम आइसी पाउंड पूल को तोड़ के अंदर से फिश निकाल लेते हैं, कुछ नहीं हुआ होता उसको। रीजन कि जैसे ही आइस बनती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो सरफेस पे आ जाती है। जैसे सरफेस पे आती है तो आइस इज अ परफेक्ट इंसुलेटर, हीट पास नहीं होने देती, तो पानी के अंदर हीट अंदर ही रह जाती है, पानी गर्म ही रह जाता है। साइड्स वैसे भी इंसुलेटर होते हैं, मिट्टी पत्थर, तो अंदर सारा पानी कोजी रहता है, ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है, कुछ कहीं पॉइंट से कहीं जाती भी रहती है। तो एज ए रिजल्ट एक्वेटिक लाइफ ऐसा नहीं कि स्टैचू बन जाए। When the summers will come, they'll come out again. Inside, they are having a life. कोजी होता है पानी अंदर से। तो इट मीन दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसने पानी को आइस में जब चेंज किया तो स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड गेट स्ट्रॉन्गर एंड एक्सटेंसिव, सो डेंसिटी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि बीच में गैप आ जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स के। हर वाटर मॉलिक्यूल ना ऐसे टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाता है, ये ऑक्सीजन है तो उसके ऊपर इस तरह के बॉन्ड्स आ जाते हैं। आप कहें दो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और दो उसके जेन्युइन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, और पानी की आइस की शेप भी ऐसे टेट्राहेड्रल बन जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, मीन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ इसकी एक सर्टेन कंपैटिबिलिटी गाई जाती है। तो इट मीन देयर इज द रीजन इट स्टार्ट फ्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप जैसे ही फ्रीज होती है, जैसे इग्लू है, इग्लू के अंदर लोग रहते हैं कि भाई इंसुलेटर नहीं जाने, दिस इज वन रीजन, इनसाइड इट रिमेन कूलर। दूसरा, जैसे जितनी प्रेसिपिटेशन है, कंडेंसेशन है, वेपराइजेशन है, सारा का जो स्ट्रेंथ अंदाजा है वो इसी की हाइड्रोजन बॉन्ड पे होता है। और पानी की एक सरफेस टेंशन है, पानी आपको स्ट्रेच सरफेस लगेगी किसी भी पूल में आप देखें। क्यों स्ट्रेच सरफेस होती है? कि नॉर्मली पानी वाटर मॉलिक्यूल जब मूव कर रहे होते हैं, एक एमसीक्यू आता है बार बार,
तो एक वाटर मॉलिक्यूल में आप देखें तो 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से वो बॉन्ड बनाता है। ये एच पॉजिटिव आयन किसी और वाटर की ऑक्सीजन के साथ, वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के साथ लिंक हो सकता है। ये वाला एच पॉजिटिव आयन किसी और वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के साथ लिंक हो सकता है। ये वाला लोन पेयर किसी और हाइड्रोजन को अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होता है, ये वाला किसी और को लगा रहा होता है। तो कहते हैं एक पानी का मॉलिक्यूल 4 के साथ अटैच हुआ होता है। तो वाटर गॉट अ स्ट्रेच सरफेस, खिंचा हुआ है चारों तरफ से इन लोगों की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, स्ट्रेच्ड सरफेस, जिसको आप कहते हैं सरफेस टेंशन है पानी के पास। वाटर एज द सरफेस टेंशन। और इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, लंबी लंबी टांगों वाले, वो पानी के ऊपर ऐसे वॉक कर रहे होते हैं, जैसे कि आप कहीं लेक्स में, पूल्स में, पॉन्ड्स में जाके देखें, जैसे हम वॉक कर रहे हैं किसी जमीन पे, उनके लिए वो जमीन ही है। और ये रीजन है, पानी जब ब्रेक, क्लाउड बर्स्ट एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें हैं, और ये सारा क्लाउड में रोर जो आ रहा होता है वो भी ऐसे ही है कि बिकॉज लाइक चार्जेस एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, सो स्पार्किंग लाइट और एनर्जी एमिट होती है। और वही एनर्जी एयर के अंदर से नाइट्रोजन को तोड़ती है, बिकॉज नाइट्रोजन का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन का भी टूटता है और नाइट्रेट बन के बारिश नीचे आती है। तो इट मीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ ह्यूज रोल टू प्ले इन योर लाइफ, जो आगे आप पढ़ने जा रहे हैं, बायो या केमिस्ट्री या चीजें। ओके, तो आप लोग देखेंगे कि डीएनए में भी आप देखेंगे, जब ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, बायो में, कि डीएनए के मॉलिक्यूल एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गानिन से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ, उसकी वजह से ट्विस्टेड लैडर सा बन जाता है। या प्रोटीन्स आप देखेंगे कि प्रोटीन के अंदर स्ट्रेंथ क्यों आ रही है, हम ऑर्गेनिक में डिटेल में देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर और समटाइम टर्शियरी या क्वार्टरी स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स रोल प्ले करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कीप थिंग्स इंटेक्ट, कीप मॉलिक्यूल्स टाइटन टुगेदर, लाइफ पॉसिबिलिटी उनकी वजह से आती है। तो आप लोगों ने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, ये जो 2-3 बुक्स मैंने भेजी हुई है उनमें से अच्छा करके पढ़ना है, इसलिए कि ये सिर्फ यही नहीं आती, हर जगह बेशुमार जगह पे आती है। मैंने जस्ट आपको एक डोर ओपन किया, आपने इनको एक्सटेंड करना है हर जगह के हिसाब से, कि किस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम इट मीन आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस करने को देखेंगे, और कल हम आयनिक कंपाउंड्स पे चलेंगे। ठीक, अल्लाह हाफिज।